स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक बेटा नागार्जुन जी है। ये एक निबंध है। इसमें जो है राइटर ने, लेखक ने हिमालय को जो उनसे निकलने वाली नदियाँ हैं उनका पिता माना है और जो नदियाँ हैं उन्हें हिमालय की बेटियाँ माना है। लेखक ने जो है हिमालय का और नदियों का मानवीकरण किया है, उन्हें मनुष्य के रूप में माना है और तब यह जो निबंध लिखा है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तो बेटा राइटर जो है, लेखक जो है, वो क्या कह रहे हैं कि अब तक उन्होंने जो है नदियों को मैदानी क्षेत्रों में देखा था जहाँ वे शांत होती हैं और बहुत ही गंभीर होती हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी कि दूर से देखा था समतल। अब तक वो पहाड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर नहीं गए थे, अब तक उन्हें मैदानी क्षेत्र में ही देखा था। इसलिए तो उन्होंने दूर से ही देखा था, पास में जाकर नहीं देखा था। तो आज वो पर्वतीय क्षेत्र पर जाकर उन्हें देखा है। तो वो यही कह रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। तो अभी तक उन्होंने उन्हें बहुत दूर से देखा था और वो आज क्या नज़र आ रही है, बड़ी, वहाँ क्या नज़र आती थी दूर से, जब बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई लगती थी। सम्भ्रात महिला मीन्स सुसंस्कृत महिला जो होती है उनकी भांति दिखाई देती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जो राइटर हैं उनके मन में नदियों के लिए क्या थे, आदर और श्रद्धा के भाव थे, जब तक उन्होंने उन्हें समतल क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में देखा था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। वो कह रहे हैं कि जब वो उनकी गोद में कैसे डुबकियाँ लगाया करते थे, जब वो उनकी उसमें धाराओं में डुबकियाँ लगाया करते थे तो वो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद में लेट रही हों। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। जब वो लेखक जो है वो हिमालय पर जा रहे हैं, हिमालय के पास ऊपर चढ़ गए हैं, तो वहाँ उन्हें क्या जो है, उनका ये रूप देखकर, कौन सा रूप देखकर, अब जो वो हैं नदियाँ हैं तो वो पर्वतीय क्षेत्रों पर हैं और पहाड़ों से टकरा कर चल रही है। तो वहाँ पर क्या है, वो तेज वेग से बह रही हैं, तेज गति से बह रही हैं। तो उनका ये रूप उन्होंने, वहाँ क्या मैदानी क्षेत्र में वो शांत है और वहाँ वो बहुत ही तेज से बह रही हैं, तेज गति से बह रही हैं। तो उनका ये रूप देखकर वो जो लेखक हैं बहुत ही आश्चर्य में है, हैरान है कि यही दुबली पतली गंगा, जो ये पतली दुबली गंगा है और यमुना है और सतलुज है, ये तो समतल मैदान क्षेत्रों में जाकर कैसे शांत हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनका जो ये उछलना कूदना है और खिलखिलाकर लगातार हंसते रहना है, इनके ये भावभंगी, इनकी ये उछल कूद और इनका जो ये हंसना गाना है, इनका ये उल्लास जो है कहाँ गायब हो गया। इनका जो वहाँ शांत है और यहाँ पर ये हंसी खुशी से उछल कूद रही हैं, गा रही हैं, हंस रही हैं। तो उनका जो मैदानी क्षेत्र में जाकर ये कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो जो राइटर है वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी ये पर्वतीय क्षेत्रों पर जो ये बाल लीला है, उछलना कूदना है, ये देखकर मुझे इतना आश्चर्य होता है। इतना आश्चर्य कब नहीं होता है, जैसे किसी लड़की को देखकर और कलियों पर ध्यान अटक जाता है। जब किसी लड़की का कली पर ध्यान अटक जाता है तब भी मेरे मन में इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना मेरे मन में इनकी बाल लीलाएँ,
इनका पर्वतीय क्षेत्रों पर उछलना कूदना, तेज वेग से बहना देखकर, इनकी जो चंचलताएं हैं देखकर यहाँ आश्चर्य हो रहा है। कहाँ वे भागी जा रही हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता के विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, बेचैन है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकाएँ, सरसब्ज अधिकाएँ, ऐसे है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरी, चिनार, सफ़ेदा केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए, उत्तर विराट में मौन के सिवाय उनके पास क्या रखा ही क्या है। तो ये क्या कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं क्या ये कहाँ ये भागी जा रही हैं। अब जो है जब ये हिमालय पर थी, इनकी बाल लीलाएँ थी। अब ये मैदान जो है नीचे की पहाड़ियों पर जब ये तेज गति से बह रही हैं, अब जो ये चंचलता आ गई, इसको राइटर ने युवावस्था बोला है। इनका यौवन जो इन पर आया हुआ है उसको बोला है कि कहाँ भागी जा रही हैं, कि अब ये कहाँ भागी जा रही हैं इतनी तेज गति से, और वह कौन सा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए बेचैन कर रखा है इन्हें। और जो महान पिता है, जो हिमालय जो है, वो पिता का दर्जा दिया है, जो वे पिता है, महान पिता है, और उन्होंने इतना प्रेम दिया है, और इनका प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त है, बेचैन है। तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटे, जो अपने पिता के पास रहकर भी इनकी प्यास नहीं बुझी, तो वह कौन सा लक्ष्य है जिसके पास जाकर इनकी प्यास मिटेगी। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे जो बर्फीली जो हिमालय पर्वत है और उन पर जो पहाड़ है, उन्हें बोला है जो हिमालय पर्वत है वो बर्फ़ से ढका रहता है, उन बर्फ़ के कण ही तो पिघल कर पानी बनते हैं। तो उसी को बोला है कि जो वो बर्फ़ जो है, वो बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं और छोटे छोटे पौधों की से जो भरी घाटियाँ हैं, और अधिकताएँ मीन्स होता है जो पहाड़ों पर जो जहाँ पर खाली समतल भाग होता है, जहाँ पर ना पेड़ पौधे होते हैं, बस पहाड़ी इलाका होता है। सरसब्ज अधिकताएँ जहाँ हरी हरी घास होती है, हरी घास का स्थान होता है, ऐसे इनका नीला, ये उनका क्या है, वहाँ उनका नीला जो वहाँ ये खेलती हुई उनका ये निकेतन मीन्स घर है। ये बचपन दिखाने का वो जो घर था उनका बचपने का, वो उनके उसकी वो दिखाई, उन्होंने दर्शाया है कि जो जहाँ वो हिमालय से आई हैं, पर्वत पे से बर्फ़ की जो कणें, बर्फ़ से जो ढका हुआ पर्वत है, और उस पे से जो ये कण बन के जब इन नदियों का जो रूप निकला है हंसते खेलते हुए, और अपने कौन सा उनका घर किसको बोला है, जो वे हरी हरी पौधों की घाटियाँ हैं और जो खाली पर्वतीय मैदान हैं और जो हरे हरे घास के मैदान हैं, उन सबको क्या बोला है, नदियों का घर बोला है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं, जब ये नदियाँ खेलते खेलते मैदानी इलाकों से दूर निकल जाती हैं पहाड़ों से, तो कहाँ चली जाती है, तो ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सेवदा केल के जंगलों में पहुँच जाती हैं। कहाँ जब ये बहते बहते कहाँ पहुँच जाती है, तब ये कहाँ चीड़, देवदार और चिनार, सेवदा केल के जंगलों में पहुँच जाती है। शायद इन्हें फिर क्या वहाँ ये फिर शांत हो जाती है, तो वहाँ फिर ये अपने किसको याद करते हैं, वहाँ ये फिर अपने पीछे बीती हुई बातों का इन्हें धीरे धीरे मौका मिल जाता है याद करने का। कौन जाने फिर बुढ़े हिमालय, क्या हिमालय जो अब बुढ़े को बताया है, बुढ़ा दर्शाया है उन्होंने कि कौन जाने हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। जैसे एक पिता अपनी नटखट बेटियों के लिए वर ढूंढता है और वो परेशान होता है, इसीलिए हिमालय की परेशानियों को भी दर्शाया है कि कौन जानता है कि जो बुढ़ा हिमालय है वो अपने बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों में जाकर पूछिए, आप बड़ी बड़ी पर्वतों की चोटियों से जाकर पूछिए, तो आपको उत्तर में क्या मिलेगा, सिवाय एक शांत विशाल मौन के, विशाल चुप्पी के, आपके पास
उनके पास रखा ही क्या है, उन पहाड़ों के पास भी एक विशाल मौन है जिसका कोई भी वर्णन नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं बहुत कुछ नहीं है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो क्या बोला है राइटर ने बेटा, यहाँ पे राइटर ने बोला है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र, जो सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, उन्हें महानद बोला है। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी हैं दोनों की दोनों, जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय छोटी छोटी सभी बेटियों की आंखें, यानी कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनकी जो है प्रतिमा सामने आने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र कौन है? स्वयं में बेटा ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक महानद है जो छोटी छोटी नदियों से मिलकर बनी है। ये क्या है? ये छोटी छोटी नदियाँ भी कहाँ से आई? जो हिमालय पर्वत है बेटा, वो हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ होती है और वो पिघल कर ये नदियाँ बनती हैं। तो राइटर ने कहा है कि हिमालय के पिघले हुए दिलों का, जो हिमालय का जो बर्फ़ है वो पिघलता है, एक एक बूंद जब वो पिघल कर इकट्ठा होता है तब वे दो महानद बनते हैं। जब ये दो महानद के रूप में प्रभावित होती हैं तब ये जो नदियाँ हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, दोनों नदियाँ प्रभावित होती हैं। और कितने सौभाग्यशाली है, कितना भाग्यशाली कौन है? समुद्र, समुद्र कितना भाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो जो नदियाँ हैं, महानदी जो है, नदियाँ बहते बहते कहाँ जाकर मिल जाती हैं? ये जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। और समुद्र में मिलकर तो क्या बोला है? तो ये दो यहाँ पर समुद्र को श्रेष्ठ बोला है कि ये कितना सौभाग्यशाली है जिसे क्या हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का अवसर मिला है, क्योंकि ये दोनों आकर इसमें समुद्र में मिल जाती है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ है वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि जिन्होंने सिर्फ मैदानी क्षेत्र में इन नदियों को देखा होगा उनके मन में क्या शायद ही ये ख्याल आए कि ये बूढ़े हिमालय की गोद में कैसे नंग धड़ंग, यानी कि ये बच्चियाँ कैसे छोटी छोटी नदियाँ वहाँ पर खेलकर कैसे बड़ी हुई है और कैसे ये बाल लीलाएँ वहाँ पर दिखा कर आई हैं। तो जो वहाँ पर रहने वाले पहाड़ी इलाके पर रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए तो ये आम बात है, लेकिन जो राइटर है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और उन्हें ये जो सीन है बहुत ही लुभावना प्रतीत हो रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, उन्हें बिल्कुल भी झिझक नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है इस बात को कहने में, कि झिझक नहीं है मुझे इस बात को कहने में कि समुद्र जो है क्या ये दामाद है और क्या हिमालय उनके ससुर हैं। नदियों का पति माना है उन्होंने समुद्र को। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने, जो कालिदास जी हैं, राइटर कालिदास जो थे, महान लेखक जो थे, उन्होंने भी अपने जो उनकी बहुत बड़ा काव्य रचना थी मेघदूत, उसमें उन्होंने भी क्या इन्हें मानवीकरण ही दिया है नदियों को। कैसे?
उन्होंने जो उसमें उनकी जो विरही प्रेमी थी, प्रेमिका को पाने के लिए यक्ष से यक्षिनी को मिलाने के लिए मेघदूत, मेघों को ही, बादलों को क्या बनाया था, दूत बनाकर भेजा था कि नेत्रवती, जो वेत्रवती नदी थी जिसे बेतवा बोलते हैं, को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, कि मेघदूत से बोला था, बादलों से बोला था कि जाकर तुम बेतवा नदी पर बरसना और यानी कि उन्हें अपना प्रेम दे देना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, और तुम्हारी जो वो प्रेमिका है वह तुम्हारा प्रेम पाकर क्या होगी, प्रसन्न, खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर बहुत अचानक याद आ गई, और शायद ही उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। उन्होंने कहा है कि लेखक जो महालेखक थे कालिदास, उन्होंने भी अपनी रचना में इन्हें मानवीकरण दिया था। उनका चेतन रूप, सचेतन मीन्स होता है बेटा चेतना के साथ, अचेतन मीन्स होता है अचेतन यानी कि चेतन यानी कि जिसमें प्राण ना हो, जो प्राण, जिनके अंदर प्राण ना हो, और सचेतन यानी कि जिसमें प्राण हो, मानवीकरण यानी कि। तो उन्होंने नदियों को क्या सचेतन चेतना के साथ उन्हें पसंद किया है। उनमें क्या है, उनमें मनुष्य का रूप देखा है। दरअसल कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखा होगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। जिसने भी नदियों को पहाड़ी इलाकों में, इन समतल क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में देखा हो, जिसने मैदानी क्षेत्रों में भी देखा होगा और समतल में क्षेत्रों में भी देखा होगा, घाटियों पर भी देखा होगा, तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जिसने नदियों को उछलते कूदते हुए पहाड़ों पर उनकी बाल लीलाओं को देखा होगा और सांस्कृतिक रूप से उन्हें मैदानी क्षेत्रों में बहते हुए प्रभावित होते देखा होगा, वो निश्चय ही इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। जो राइटर थे, लेखक थे, महालखी लेखक जो थे काका कालेलकर, उन्होंने भी नदियों को क्या कहा है, लोक मीन्स समाज और माता मीन्स माता, समाज की माता ही कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। जो काका कालेलकर हैं, उन्होंने इन्हें लोक माता का रूप दिया है, तो लेखक कह रहे हैं अगर हम इन्हें माता मानने से पहले क्या मान ले, बेटियों के रूप में मान ले, तो हर्ज ही क्या है। और थोड़ा चलिए, इन्हें हम अगर प्रेसी यानी कि प्रेमिका की भावना करें तो कैसे रहेगा। अगर हम इनमें प्रेमिका की भावना देखें तो कैसा रहेगा। समानता का, ममता का एक ही भी धागा जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कविताओं ने इन नदियों को दिया है। जो बहन का स्थान भी कितने ही कवियों ने इन्हें दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। तिब्बत की बात है। मन उचट गया था उनका, मन उचट गया था। तबीयत ढीली थी, कुछ तबीयत खराब थी उनकी। सतलज के किनारे बैठे थे, सतलुज नदी के वो किनारे बैठे हुए थे और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, और उन्होंने पैर जो अपने पानी में लटका हुए थे, उनकी तबीयत ढीली थी और तिब्बत में वो नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे बैठी थी। और तो उन्होंने जो है थोड़ा पानी से छेड़छाड़ करने की सोची, तो उन्होंने जो प्रगतिशील यानी कि आगे को बहता हुआ जो पानी था, उसके पानी में पैरों को डाल दिया, और उस प्रगतिशील ने थोड़ी ही देर में उनके पैरों पर क्या असर डाला, मन और तन ताज़ा हो गए और लगा गुनगुनाने, और मन और तन उनका ताज़ा हो गया और उन्होंने एक कविता लिख दी। कविता क्या लिखी बेटा, जल जय ही सतलुज बहन तुम्हारी, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। जय हो, कि जय हो सतलुज, जो सतलुज नदी है उन्हें बोला है कि हे सतलुज नदी बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी जो लीला है आश्चर्यजनक है बहन, तुम्हारी जो लीला है वो आश्चर्यजनक है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मन है वो खुश हो गया और जो
खुमारी थी, जो दुख था वो क्या, खुमारी जो थी, वो जो बीमारी थी वो दूर हो गई है। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, और मैं तुम पर बलिहारी जाऊँ। तुम बेटी है बाप तुम्हारा, तुम बेटी और ये हिमालय तुम्हारा बाप है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, तुम्हारी जो चिंता है उन पर हिमालय चुपचाप है। प्रकृति नदी नटी के चित्रित तट पर, जो प्रकृति है उसके जो उस पर है, नटी पर तुम्हारे जो चित्र हैं, जो प्रकृति है उस पर जो तुम्हारे चित्र हैं पट पर, वो अनुपम और अद्भुत हैं। उस पर हिमालय पर तुम्हारे जो बचपन के जो चलचित्र हैं वो क्या, अनुपम और अद्भुत हैं। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, और सतलुज बहन तुम्हारी जय हो।